नमस्कार, इंडिया टीवी पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचना और मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी दीपक। हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर, इनके इलेक्शंस के रिजल्ट्स जो हैं 8 तारीख को आने वाले हैं। लेकिन जो वोटिंग है जम्मू कश्मीर में वो खत्म हो चुकी है। हरियाणा में कल जो है वोटिंग होगी 90 सीटों के लिए। एमएलए चुनेंगे, सीएम चुनने वाले हैं वहां के लोग। अब इन दोनों राज्यों में, चाहे वो हरियाणा हो चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, राजनीतिक समीकरण क्या कहते हैं, वहां पर तमाम दलों की राजनीतिक स्थिति क्या है और जो उम्मीदवार उतारे गए हैं वो कितनी वक्त रखते हैं उन तमाम विधानसभा क्षेत्रों में, इन्हीं सबकी तफसील से जानकारी देने के लिए इस वक्त दीपक और मैं आपके साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा की। दीपक बहुत ही क्लोजली कवर कर रहे हैं हरियाणा विधानसभा इलेक्शन और जानने की कोशिश करते हैं दीपक से कि किस तरह हरियाणा में किन सीटों पर कौन से मतदाता जो है और राजनीतिक के साथ साथ जातीय समीकरण प्रभावित करने वाले हैं रिजल्ट्स को। शुरुआत हरियाणा से। हरियाणा का जो चुनाव है इस बार बेहद टफ नजर आ रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि किसी भी पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलती दिख रही है। बीजेपी ने इस चुनाव में धीरे धीरे पकड़ बनानी स्टार्ट की थी, कांग्रेस ने बूजअप किया था। उसके बाद कहीं ना कहीं कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो एक फैक्टर था कि दोनों के बीच में एक रसाकसी थी कि किस तरह से कौन आगे बढ़ेगा, कौन सीएम का दावेदार होगा, कहीं ना कहीं वो चीज़ें भी डेंट करती। अब हम आपको बात करेंगे कि किन सीटों पर, किस जगह पर कौन ज़्यादा हावी रह सकता है, बीजेपी को किस सीटों पर नुकसान हो सकता है, कांग्रेस कहाँ हावी रह सकती है। तो मैप के थ्रू हम समझेंगे यहाँ पर कि अब देखिए ये जो सीट है, दर्शकों को समझाते हैं कि जैसे कि चरखी दादरी, रेवाड़ी और गुरुग्राम की जो सीट है, ये मुख्यतः जो है अहिरवाल की सीट कही जाती है, जहां पे टोटल 10 से 11 विधानसभा सीटें हैं और राव इंद्रजीत का इलाका कहा जाता है। और राव इंद्रजीत थोड़े से खफा थे वहां पर। और हाँ। अभी जो कैंडिडेट वहां पर बनाए गए हैं, जो बादशाहपुर विधानसभा सीट से कैंडिडेट है राव नरबीर सिंह, उन्होंने खुल करके कहा था चुनावों के समय, उन्होंने ये कहा था कि बीजेपी टिकट देती है तो ठीक, नहीं तो कांग्रेस में जाऊंगा और चुनाव लड़ जाऊंगा। फिलहाल वो बादशाहपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी में भी इस बार काफी ज्यादा गुटबाजी और खेमेबाजी देखने को मिल रही है हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान। तो ये जो 3 सीटें हैं, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुड़गांव, इसमें क्या मुख्यतः जो वोटर्स हैं वो यादव हैं, वो यादव बहुल क्षेत्र कहा जाता है। और डिसाइड करते हैं, जो होल्ड रखते हैं वो वहाँ पर, वो उस जगह पर होल्ड रखते हैं। और ये जो सीट यहाँ पर आप देखिए, ये भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुरुग्राम, ये दिल्ली से सटा इलाका है गुरुग्राम का, जहां पर 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा जो सीट है वो बादशाहपुर विधानसभा सीटें हैं। 5,17,000 वोटर्स ने पिछले साल चुनाव में हिस्सा लिया था और इस बार ये संख्या बढ़ भी सकती है। अब देखना ये होगा कि सबसे बड़ी जो हरियाणा की विधानसभा सीट है, बादशाहपुर विधानसभा सीट, उनके सामने कांग्रेस से वर्धन सिंह यादव हैं। वर्धन यादव युवा चेहरा है, 33 साल के हैं और उनके सामने हैं राव नरबीर सिंह। अब नरबीर और वर्धन के बीच में सीधी टक्कर बताई जा रही है। लगातार रैलियां हो रही हैं, राहुल गांधी भी चुनावी मैदान में है। और कल का दिन हम कैसे भूल सकते हैं, जब 1 घंटे के अंदर अशोक तंवर ने पार्टी बदल ली और कहा गया कि फिर से घर वापसी की गई है। तो आप यहां से समझिए कि नूंह और पलवल, नूंह मेवात का जो इलाका लगता है वो मुस्लिम बहुल इलाका बताया जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पर मुस्लिम मतदाता हैं जो वो ज़्यादा होल्ड रखते हैं। वर्तमान में जो विधायक है मामन खान है यहाँ से, और मामन खान का अभी एक और वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें मामन खान ने एक कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया था। 2023 में ब्रजमंडल यात्रा निकाली गई थी, जिस दौरान नूंह मेवात में दंगे हुए थे, 2 समुदायों के बीच दंगे हुए थे, जिसको लेकर के उन्होंने अब एक स्टेटमेंट दिया। और बीजेपी ने, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, दोनों ने मिलकर के एक होल्ड किया कि भाई जिस तरह से नारेबाजी की गई और जो वीडियो वायरल हुआ कि जिन लोगों ने ये किया है उन लोगों को नूंह मेवात छोड़ना होगा, तो कहीं ना कहीं इस सीट का असर इन सीटों पर भी आपको देखने को मिलेगा। जो अहिरवाल की सीटें हैं उस पे मुस्लिम मतदाताओं का जो प्रतिशत है वो इफेक्ट करेगा। और दिल्ली एनसीआर से जुड़ी हुई ये सीटें हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर जब लोकसभा चुनाव हुए थे 5 सीटें बीजेपी को हासिल हुई थी, 5 कांग्रेस के खाते में गई थी। और इस बार बीजेपी का आपको किन इलाकों में होल्ड दिखाई दे रहा है दीपक? बीजेपी किन इलाकों में जो है वो किन विधानसभा सीटों पर इस बार मजबूत दिखाई दे रही है आपको? देखिए, मैंने जितना कवर किया, जो मुझे समझ में आ रहा है अभी तक, कि सबसे पहले मैं इसी की बात करूंगा, अहिरवाल की जो 10 से 11 सीटें हैं, वो 1, 2 और ये 3, 4 जो इलाके हैं, यहाँ पर बीजेपी मजबूत स्थिति में नजर आ सकती है, कह सकते हैं। क्योंकि राव नरबीर सिंह का जो है कि उनके जो फादर थे वो भी मंत्री रह चुके और 26 साल की उम्र में गृह मंत्री थे।
अब उनके सामने वर्धन सिंह यादव हैं जो युवा चेहरा हैं, इसीलिए कह सकते हैं कि कांग्रेस का इतना ज्यादा प्रभाव यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन ये मुस्लिम बाहुल्य इलाका है और मुस्लिम बाहुल्य जो सीट है, मैं आपको बता दूं, सिर्फ एक ये सीट है, नूह और मेवात जो सीट है, कुछ इलाका यहाँ पर मुस्लिम सीटें हैं, जिस हिसाब से बताया कि मुस्लिम सीटें एक यहाँ पर है, कुछ होल्ड पानीपत में भी रखते हैं कुछ लोग, जहाँ पर लेकिन डिसाइड नहीं होता। नूह और मेवात की जो दो लोकसभा की सीटें लगती है, नूह मेवात जिसे कहा जाता है, वहां पर मुस्लिम मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है, तो वो जो सीट है वो निर्धारित हो सकती है। लेकिन ये जो इलाका है, जैसे दक्षिण हरियाणा हम कह सकते हैं, दक्षिण हरियाणा में पूरी तरह से बीजेपी एकदम मजबूत स्थिति में है इस समय। अब हम थोड़ा फरीदाबाद, मैं एक बार फरीदाबाद की बात कर लेता हूँ। फरीदाबाद जो है मेन सिटी में आती है फरीदाबाद। फरीदाबाद की भी जो इलाका है वहां पर कृष्णपाल गुर्जर यहाँ से सांसद हैं, लोकसभा सांसद और केंद्रीय मंत्री भी हैं। अब वहां पर जाने के बाद आपको दिखाई देगा कि फरीदाबाद में 6 विधानसभा हैं, जिसमें एनआईटी है, परथला है, ओल्ड फरीदाबाद है, भड़कल विधानसभा है। तो इन सीटों पर भी कड़ी फाइट देखी जाती है। और पिछला जो इतिहास हम देखेंगे फरीदाबाद का पिछला जो इतिहास है, कोई भी विधायक 2 बार से ज्यादा चुनकर नहीं आया है वहां पर। तो ये बड़ा इस बार का मतलब यहाँ पर देखना बड़ा दिलचस्प हो जाएगा कि कौन उतारा जा सकता है। अब कांग्रेस के युवा कैंडिडेट है रोहित नागर जो है तिगांव गांव से लड़ रहे हैं, और जो कि बिल्कुल बॉर्डर जो है दिल्ली और हरियाणा का बॉर्डर लगता है तिगांव गांव, बहुत महत्वपूर्ण सीट है। फरीदाबाद। वहां पर भी ललित नागर जो कांग्रेस से थे, वरिष्ठ लीडर थे और लोकसभा में चुनाव भी लड़ चुके हैं, उनको निर्दलीय प्रत्याशी वहां पर बन के लड़े हैं, क्योंकि कांग्रेस ने उनको 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था कि पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते। इसलिए ये सीट भी बहुत महत्वपूर्ण है पूरे हरियाणा में। इस बार क्या लगता है आपको? फाइट टफ है, कुछ नहीं कह सकते कि आप कौन जीतेगा, क्योंकि निर्दलियों का इस चुनाव में बहुत ज्यादा होल्ड माना जा रहा है। कहा जा रहा है, खुद आप जेजेपी को देखिए या इनेलो को देखिए, बीजेपी, कांग्रेस, सब ये बात कह रहे हैं कि इस बार जो बाजी मारेंगे वो निर्दलीय मारेंगे। हाँ, और संभावना भी इसी की जताई जा रही है कि त्रिशंकु विधानसभा जो है हरियाणा में बन सकती है, यानी स्पष्ट बहुमत ना बीजेपी को, ना कांग्रेस को, ना किसी अन्य दल, किसी को नहीं आम मिलेगा। आदमी पार्टी भी उतरी है। आम आदमी पार्टी का कुछ हद तक आप देखें तो दिल्ली से सटी हुई जो बेल्टें हैं उनमें कुछ होल्ड हो सकता है कि फरीदाबाद में कुछ हो, गुरुग्राम में तो मेरी नज़र में मेरे को नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा होगा। अन्य कुछ सीटें जहां पर उन्होंने चुनाव लड़ा था कि हिसार की, अब हिसार की बात करें तो हिसार का जो होल्ड है, वो जो चौधराहट है, हरियाणा में कहा जाता है कि चौधराहट किसके पास जाएगी, तो हरियाणा की जो चौधराहट है वो चौटाला परिवार के पास जाती दिखती है। कि स्टार्टिंग से जो रहा है कि ताऊ देवीलाल वाली जो चौधराहट हमेशा से चलती आई है, भाई वो देश के उप प्रधानमंत्री भी रह सकते हैं। उसके बाद कहा जाता है कि हरियाणा के 4 लाल, बंसीलाल, भजनलाल, मनोहर लाल, और उसके बाद अब जींद में देखिए, जींद, हिसार और सिरसा, ये जो बेल्ट है ना, यहाँ पर ये जाट भी हैं, पंजाबी भी हैं और ऐसे समुदाय से भी लोग हैं। तो ये जो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये यहाँ तक हिसार। दलित वोटर्स जो हैं, क्या हाँ, इसको इम्पैक्ट कर सकते हैं? दलित वोटर्स इंपैक्ट कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि 21% जो दलित है वो राज्य में है। और नुमाइंदगी अगर कांग्रेस की तरफ से देखी जाए तो कांग्रेस में कुमारी शैलजा है। हाँ, तो कुमारी शैलजा खफा हैं और हमेशा वो सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती थी। हाँ। लेकिन जब इस बार प्रचार की बात आई दीपक, तो वो कहीं दिखाई नहीं दी उस तरीके से जैसे वो हमेशा रहती हैं। वो एक दलित लीडर हैं, आप बता रहे 21% से ज्यादा जो है वहाँ पर दलित वोटर्स हैं। अगर जाट के बाद हम देखें, हाँ, जाट के तो बाद देखें तो impact पड़ सकता है। 21% दलित हैं और कुमारी शैलजा का दलितों में तो अच्छा खासा वर्चस्व है ही। लेकिन अन्य जो समुदाय हैं, ओबीसी वर्ग है, कुछ जाट समुदाय भी है जो उनको समर्थन देते हैं, तो ये भी एक अपने आप में एक फैक्टर है। अब अशोक तंवर ने कल ही कांग्रेस में वापसी की है, तो वो भी एक तरह से फैक्टर। चुनावों से 2 दिन पहले बड़ी खबर है, झटका है बीजेपी झटका के है लिए, BJP क्योंकि के लिए। 1 बजे के आसपास वो योगी आदित्यनाथ के साथ रैली कर रहे थे और कहा यह भी जा रहा है कि तय समय से पहले उन्होंने अपना भाषण कराया। भाषण कराने के बाद वो सीधा निकले और राहुल गांधी के मंच पर पहुंच गए और कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया उन्होंने। मतदान होने 5 तारीख को मतदान होने, आचार संहिता लग चुकी है और अब कुछ ही टाइम रह गया और 90 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। 46 का जाना कितना बड़ा झटका हो सकता है बीजेपी के लिए, क्योंकि वो लगातार बीजेपी की रैलियों में और योगी आदित्यनाथ के साथ मंच पर दिखाई दिए, और अशोक तंवर का एकदम से झटके से जाना, जैसा आप बता रहे हैं, यहाँ पर अपना पहले भाषण कराया, फिर वो चले गए राहुल गांधी से मिलने और कांग्रेस में हो गए शामिल। तो 5 तारीख को जो वोटिंग होने वाली है उस पर कितना ज्यादा असर इसका दिख सकता है आपको? देखिए, अब चुनावी नतीजे जो है वो 8 तारीख को आएंगे और 8 तारीख को ही हम बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, हरियाणा में किसका कितना असर पड़ सकता है। हालांकि अशोक तंवर ने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था, वो हार गए थे। अब ये देखना होगा कि यहाँ पर, क्योंकि बीजेपी की तरफ से ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग रिएक्शन नहीं आया है कि भाई अशोक तंवर के जाने से कितना नुकसान हो सकता है। हरियाणा का जो चुनाव है इस बार ये टर्निंग पॉइंट होगा भारतीय राजनीति के हिसाब से। और कोई भी मतलब अगर हम लगाएं एक अनुमान,
वो अनुमान लगाना भी मुझे इस चुनाव में संभव दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि इतना ज्यादा उथल पुथल है। बीजेपी के इतने सारे लोग नाराज होकर कांग्रेस में गए, कांग्रेस से इतने ज्यादा लोग नाराज हुए, और जहां से किसी को टिकट नहीं मिला निर्दलीय खड़े हो गए। अच्छी खासी संख्या निर्दलीय उम्मीदवारों की भी है। रणजीत सिंह चौटाला को देखिए कि देवीलाल के ही कुनबे से आते हैं वो रणजीत चौटाला, और निर्दलीय के तूप में 2019 में मनोहर लाल खट्टर की सरकार में उन्होंने समर्थन दिया, मंत्री बने। टिकट कटने से 2 दिनों पहले उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी में ही रहूंगा, बीजेपी में ही था, आगे भी बीजेपी में रहूंगा। उसके बाद बीजेपी ने उनका टिकट काटा, और उसके बाद अब वो भी मैदान में है और चुनाव लड़ेंगे वहां पर। तो निर्दलीय कई तरह से, कांग्रेस से भी हैं, जेजेपी से भी हैं, और मुख्य तो देखा जाए तो बीजेपी से भी है। तीनों पार्टी के लोग जो है निर्दलीय के रूप में मैदान में है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हम सिरसा, फतेहाबाद, हिसार इस इलाके से ऊपर जाते हैं, और ऊपर क्या इक्वेशन है, जातीय समीकरण क्या कहते हैं, उसके बारे में जरा बताइए। देखिए, अभी जो सबसे वीवीआईपी सीट है वो कुरुक्षेत्र की बनी हुई है। लाडवा विधानसभा से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले चुनाव में देखा था तो वहां पर सैनी समुदाय से भी एक लोग थे और बीजेपी पार्टी के ही थे, वो चुनाव हार गए थे, कुछ अंतर से हारे थे। लेकिन वापसी अगर करनाल की सीट देख करके अगर देखा जाए कि लाडवा विधानसभा से अगर मुख्यमंत्री सैनी वहां पर लड़े तो चुनाव आसान नहीं है वहां पर, क्योंकि लाडवा विधानसभा सीटों में अच्छे खासे जातीय समीकरण भी सेट होते हैं, और मुख्यमंत्री की सीट बदल देना ये कितना बड़ा इफेक्ट होता है। लेकिन अगर नायब सिंह सैनी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और वो प्रेजेंट में सीएम हैं, और वो जिस तरीके के दावे करते रहे हैं, आपको क्यों लगता है कि उस विधानसभा सीट से उनकी जीत जो है बिल्कुल भी सुनिश्चित हो, 100% हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता? नहीं, ऐसा इसलिए भी नहीं कहा सकता है क्योंकि पिछले कई चुनावों में हमने देखा कुरुक्षेत्र की जो सीट रही है वो मुख्यतः बीजेपी के पास ही रही है। मनोहर लाल खट्टर भी करनाल विधानसभा से लड़े थे, करनाल से विधायक थे, उसके बाद अब वो भी सीट वहां से जीत करके आए हैं। अब जो बीजेपी का जो होल्ड है, अब मुख्यमंत्री जो है वो पूरी चेहरे, जैसे बीजेपी ने बता दिया है कि हमारे जो मुख्यमंत्री रहेंगे वो नायब सिंह सैनी ही रहेंगे, सैनी के नाम पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। कहीं भी आप होल्डर्स में देखिए, फोटोज में देखिए, बीजेपी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। उससे पहले 3 नेता थे, जैसे कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में आए, उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी में रहने के बावजूद सीएम पद की रेस में शामिल हूं। राव इंद्रजीत ने चुनावों के बीच में कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। अनिल विज 7 से 8वीं बार वो विधायकी के लिए चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उन्होंने भी कहा कि हमारे क्षेत्र की जनता कह रही है कि मैं वरिष्ठता के आधार पर मुख्यमंत्री की पद में रेस में शामिल हूं। हालांकि शीर्ष नेतृत्व कह चुका है कि नायब सिंह सैनी ही हमारे जो नेता होंगे और वही सीएम बनेंगे। तो टफ फाइट आपको नजर आ रही है यहाँ पर? कह सकते हैं कि टफ फाइट है। अभी किसी भी सीट पर आप ये नहीं कह सकते कि पूरी की पूरी सीट एक पार्टी की तरफ है या दूसरी पार्टी की तरफ है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हरियाणा का जो चुनाव इस बार जो होगा वो दिशा बदलने वाला चुनाव होगा। वो हर पार्टी के लिए एक तरह से कहते हैं कि एक लकी ड्रॉ होगा वहां पर कि किसकी सरकार बनती है। चलिए, ये तो बात हुई कहाँ किस इलाके में किसका होल्ड है, लेकिन अगले पॉइंट पर हम आते हैं। कि जो परिवारवाद चला है, 12 टिकट 11 टिकट एक परिवार के सदस्यों को दी गई है, उससे आपको क्या लगता है कि ये हरियाणा इलेक्शन में कितना काम करेगा? अब देखिए, ये बहुत अच्छा पॉइंट उठाया आपने कि परिवारवाद वाली बात। दोनों पार्टी की तरफ से कोई भी परिवारवाद की बात इस भाषण में सुनाई नहीं दे रही, वरना हमने देखा था कि परिवारवाद पर जमकर निशाना साधा जाता था दोनों पार्टी, क्योंकि दोनों पार्टियों की तरफ से उतने ही उम्मीदवार एक परिवार से। बीजेपी की तरफ से देखिए आप, राव इंद्रजीत की जो बेटी है आरती राव अटेली विधानसभा से चुनाव लड़ रही हैं। तो हर जगह जो है वो कहीं ना कहीं बाप बेटे और जो परिवारवाद वाली चीज है वो हरियाणा में अच्छे खासे तरीके से देखी जा रही है। कई जगह तो ये भी देखा गया है कि माँ अगर कांग्रेस से है तो बीजेपी से बेटी को टिकट दे दिया गया है, और उनको टिकट नहीं मिला तो वो निर्दलीय रूप में मैदान में आ गए हैं। तो ये जो है कि हरियाणा का चुनाव, मैं बार बार कह रहा हूँ कि बहुत टफ होने वाला है। दूसरी जो सीटें हैं सोनीपत और पानीपत, सोनीपत और पानीपत की जो सीट है, जैसे सोनीपत में भी कुछ हद तक जो कहें कि 50-50% है कि यहाँ पर भी जो होल्ड रखते हैं वो जाट समुदाय का होल्ड है। यहाँ पर भी पानीपत में कुछ इलाके हैं जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं जहाँ पर मुस्लिमों का होल्ड कह सकते हैं। जींद की बात करें तो जींद भी, ये जो सेंट्रल हरियाणा जिसको कहते हैं हम, ये जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये रोहतक है। रोहतक तो आपको पता ही है कि जैसे कि कहा जाता है कि हुड्डा परिवार और हुड्डा की चौधराहट, जो कहते हैं ना कि इस बार चौधराहट कहाँ जाएगी, तो भाई चौधराहट जो गई वो रोहतक गई, फिर उसके बाद कहा जाता है दूसरी चौधराहट कहाँ गई, सिरसा गई। तो अब जो ये अहीरवाल वाला इलाका है, जो तीसरी जो यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई 11 विधानसभा है, उसमें लोग कह रहे हैं कि अब की बार जो हरियाणा का सीएम वो भी यहाँ से बने। तो सब अपने अपने सपने देख रहे हैं कि कौन सीएम बनेगा। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है वो हुड्डा की, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मैं ना टायर्ड हूँ ना मैं रिटायर्ड हूँ। ठीक है, और अगर युवा चेहरे के तौर पर अगर सवाल किया जाए कि कांग्रेस से कौन सा युवा चेहरा, अगर हुड्डा नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं, तो फिर कौन? क्या दीपेंद्र हुड्डा उस चीज को होल्ड करते आपको दिखाई देते हैं इन सीटों पर कि वो एक युवा
सीएम फेस हो सकते हैं अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं तो? देखिए, राजनीति में 50 साल के युवा होते हैं, उसके बाद भी अब आपने दीपेंद्र सिंह हुड्डा की बात की, तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा को इतना इजीली सब चीजें नहीं मिल सकती, क्योंकि उनसे जो वरिष्ठता के आधार पर देखा जाए तो उनसे बड़े कई नेता हैं। आप कुमारी शैलजा को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप कुमारी शैलजा को इग्नोर करते हैं तो आप फिर इन सीटों पर आपको नुकसान देखना पड़ेगा। जब टिकटों का बंटवारा हुआ था तो कहा गया था कि 25,000 कांग्रेस की तरफ से टिकटार्थी आए थे कि हमें टिकट दीजिए और हमें टिकट दीजिए। 90 विधानसभा पर 25,000 कितना बड़ा आंकड़ा होता है, आप सोचिए। तो ये बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। सरकार अगर कांग्रेस बनाती है तो उनके लिए हमेशा की तरह एक नई समस्या दोबारा खड़ी हो जाएगी कि मुख्यमंत्री कौन होगा। हमने पिछले कई चुनावों में देखा है कि मध्य प्रदेश में सिंधिया वर्सेस कमलनाथ, और फिर आप कर्नाटका में चले जाइए, कर्नाटका में देखिए डीके शिव कुमार वर्सेस सिद्धरामैया, राजस्थान में देखिए आप पायलट वाली गहलोत। हाँ, हर जगह जो बागी होता है, हाँ, उसका नुकसान तो झेलना पड़ता है पार्टी को। आप जिन 3 चुनावों की बात कर रहे हैं हमने बहुत ही क्लियरली देखा है। और सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और जिस सीट पर आप बता रहे हैं कि कुमारी शैलजा का होल्ड है इन सीटों पर कांग्रेस जो है थोड़ा सा नुकसान झेल सकती है अगर कुमारी शैलजा और भी, अब तो खैर वोटिंग गुटबाजी हो। क्योंकि हाँ। अभी मैंने देखा है कि जो गुरुग्राम और फरीदाबाद की जो सीटों पे कांग्रेस के कैंडिडेट हैं वो खुलकर कह रहे हैं कि ये जो सीट है गुरुग्राम और फरीदाबाद, ये जो कहा जाता है कि ज्यादातर जो जीडीपी का हिस्सा हरियाणा में आता है इन्हीं 2 सीटों से आता है। इन्हीं 2 सीटों में ज्यादा जो जीडीपी का हिस्सा जा रहा है वो पूरे हरियाणा की तरफ जा रहा है। गुड़गांव सीट की बात करें कि हाँ। जैसे हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि हाँ। इस सीट पर बीजेपी के अंदर भी खूब अंतरकलह मची है इस सीट को लेकर। लेकिन बीजेपी ने चुनावों के आते आते उस चीज को मैनेज कर लिया। अब देखिए, आप बीजेपी के अंदर खाने से कहीं आवाज नहीं आ रही है कौन मुख्यमंत्री होगा कौन नहीं होगा। बहुत ही सब clear, साइलेंट clarity से तरीके से इस चुनाव में आगे बढ़ रहे हैं। और धीरे धीरे, क्योंकि अब कहीं भी आप देखेंगे तो लास्ट का जो चुनाव के अंतिम जो दिन होते हैं उसमें बहुत एग्रेसिवली तरीके से किया जाता है। अब प्रधानमंत्री मोदी की रैली हुई, गुरुग्राम के बादशाहपुर में अमित शाह की रैली हुई। अमित शाह की रैली में अमित शाह ने सीधा सीधा कहा कि कांग्रेस के दलाल आते थे नौकरियां देने के लिए, पैसे में नौकरियां मिलती थी। तो ये हरियाणा की बीजेपी चला रही है कि बिना खर्ची बिना पर्ची अब इस बार हम नौकरियां देंगे। वहीं अगर मैनिफेस्टो की बात करें तो मैनिफेस्टो में दोनों पार्टियों ने कहा है कि हम 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। महिलाओं की बात करें कि महिलाओं को कितने पैसे दिए जाएंगे, तो कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो आया था उसमें सीधा कहा गया कि भाई 2,000 रुपये हम महिलाओं को देंगे। कुछ देर बाद बीजेपी का मैनिफेस्टो आया, उन्होंने राशि बढ़ाई और 2100 कर दिया। ठीक है। अगर हम यहाँ पर, आपने कहा कि आम आदमी पार्टी का कोई बहुत बड़ा होल्ड नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन 3% वोट जो है लोकसभा इलेक्शन में आम आदमी पार्टी ने अपने हिस्से में जुटाए थे। तो अगर पहली बार जब चुनाव लड़ा था, अब जो है विधानसभा चुनाव है और केजरीवाल बाहर आ चुके हैं, आपको क्या लगता है थोड़ा बहुत असर, या फिर अगर किसी एक को बहुमत नहीं मिलता है तो उस स्थिति में कि सपोर्टिव पार्टी के तौर पर त्रिशंकु विधानसभा भी अगर बनती है, आम आदमी पार्टी एक बड़ा रोल प्ले कर सकती है? मेरे हिसाब से आम आदमी पार्टी हरियाणा के चुनाव में कोई बड़ा रोल प्ले नहीं कर सकती, क्योंकि उनसे बड़ा रोल प्ले जो कर सकते हैं वो निर्दलीय है। कम से कम 8 से 10 सीटें ऐसी हैं जहां पर निर्दलीय जीत सकते हैं। तो आम आदमी पार्टी, हो सकता है कि अब वो देखिए 8 तारीख के बाद ही पता चल पाएगा कि किस तरह से किसकी सरकार बनती है, मेजोरिटी किसको मिलती है। हो सकता है कि बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाए, हो सकता है कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बना पाए। इन दो जो लड़ाई है 2 नेशनल पार्टीज में ही है, और एक पार्टी के अंदर 2 नेशनल पार्टीज। किसकी ज्यादा लगती है दीपक? संभावना हम किसी की भी कह नहीं सकते, क्योंकि जब चुनाव शुरू हुआ तो ऑटोमेटिकली कांग्रेस जो थी वो टॉप पर थी। लेकिन धीरे धीरे कुमारी शैलजा का मुद्दा जो आया, उसने कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर गुटबाजी स्टार्ट की। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि गुरुग्राम और फरीदाबाद में जितने भी कांग्रेस के कैंडिडेट्स हैं, आप ये देखिए कि यहाँ पर गुरुग्राम में बादशाहपुर में अभी कल परसों तेज प्रताप यादव की रैली हुई। तो ये यादव बेल्ट को साधने की कोशिश की, और गाड़ियों पे, स्टिकरों पे आप देखिए कि सब लिख रहे हैं हुड्डा की सरकार। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है, और कुमारी शैलजा इस चीज को इग्नोर नहीं कर रही हैं, वो भी देख रही हैं इन सब चीजों को। तो क्या ऐसा संभव हो सकता है अगर कांग्रेस आती है जीतकर और सरकार बनाने की स्थिति में होती है, तो हरियाणा को पहला दलित फीमेल सीएम कैंडिडेट मिल सकता है? देखिए, ये कांग्रेस के ये जो शीर्ष नेतृत्व की बात कर रहे हैं कि इसके इधर आप देखेंगे ना, यहाँ पर गुड़गांव से आगे जाएंगे तो एक दिल्ली है। दिल्ली में 10 जनपद है, वहां से तय होगा, एआईसी हेडक्वार्टर से तय होगा कि कौन सीएम बनेगा हरियाणा का। ठीक है,
लेकिन लड़ाई फाइट जो है इस बार काफी तगड़ी दिखाई दे रही है, काफी टफ दिखाई दे रही है। और हरियाणा का इलेक्शन कवर करते करते आपने वो कौन से पॉइंट्स देखे दीपक, जिसको आपको लगता है कि इस बार जो आम पब्लिक है जब अपना वोट देने जाएगी, जब बटन दबाएगी वोट का, तो वो जरूर ख्याल में रखेगी, ध्यान में रखेगी? क्योंकि अगर मैं बात करूं गुड़गांव की, गुड़गांव क्योंकि मैंने खुद बहुत घूमा है, तो गुड़गांव के लोग नाराज है कि पैसा तो हम देते हैं लेकिन हमारा ही विकास नहीं हुआ है। बहुत ऐसी मिनिमल प्रॉब्लम है जो म्युनिसिपैलिटी की प्रॉब्लम है, लेकिन वो तक सॉल्व नहीं हुई। देखिए एनसीआर का जो इलाका है, एनसीआर के इलाके में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो अभी आपने देखा होगा, वाटर लॉगिंग की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, रोड टूटे हुए हैं। फिर सबसे बड़ा हब है यहाँ पर साइबर सिटी। साइबर सिटी को आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं कि जहाँ पर देश विदेश से लोग आते हैं। लेकिन वहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की दिक्कत है, वहाँ पर सड़कों की दिक्कत है, वहाँ पर बहुत छोटी छोटी कूड़ा अगर पड़ा है कहीं पे तो कितने कितने दिन सफाई नहीं होती, ढंग का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है लोगों के आने जाने के लिए। उस तरह की समस्याओं से निजात नहीं पाए। गुड़गांव जो है बहुत ग्रसित है बल्कि इस तरह की समस्या। गुरुग्राम और फरीदाबाद जो है वो दोनों ग्रसित है और इस चीज को इग्नोर नहीं किया जा सकता। वोटर्स के मन में कहीं ना कहीं इस चीज का लेकर मनाल भी है कि भाई सबसे ज्यादा, जैसा कि आपने कहा, सबसे ज्यादा जीडीपी हम देते हैं, मेहनत हम करते हैं, तो एक होता है कि भाई यहाँ पर जो हमें कि भाई मूलभूत सुविधाएं हैं वो तो एटलीस्ट मिले कहीं ना कहीं जाकर। हाँ। तो टोटल आप देखिए कि जब बारिश हो रही है 2 से 3 महीने इन दोनों लोकसभा सीटों पर, और इनके अंदर तकरीबन हम देखा जाए तो कम से कम नहीं तो 10 विधानसभाएं आती हैं फरीदाबाद और गुड़गांव को मिला करके। तो इन 10 विधानसभा सीटों पर जो मुख्य जो मतदाता है वो बाहर के भी हैं, जो बाहर से 10 से 20 साल पहले आके बसे थे, तो वो भी होल्ड रखते हैं। लेकिन कहा जाता है कि सिटीज में, मेट्रो सिटीज में बीजेपी का होल्ड बहुत अच्छा खासा है। ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें तो वहां पर किसान का मुद्दा भी हो सकता है, पहलवानों का मुद्दा भी है जो नाराजगी है, एक हरियाणवी अस्मिता की जो बात आती है कि भाई हमारी बेटी के साथ नपान हुआ, तो वो आपको इन सब इलाकों में देखने को मिलेगा। लेकिन जो सिटीज की बात है यहाँ पर बीजेपी पूरी तरह से पकड़ बनाती हुई दिखाई दे रही है फिलहाल। तो 5 तारीख यानी कल जो है हरियाणा में होने वाले हैं चुनाव, इलेक्शन जो है। अब इसके बाद सीधे हम 8 तारीख को रिजल्ट देखेंगे कि क्या आते हैं। जम्मू कश्मीर हो, हरियाणा हो, उसमें जनता ने किसे चुना है। हरियाणा में कल वोटिंग होने वाली है और हमने आपको समझाने की कोशिश की, बहुत अच्छे से दीपक ने बताया कि किस सीट पर किसका होल्ड है और कौन से जातीय समीकरण किस सीट पर क्या काम कर सकते हैं और किस उम्मीदवार के लिए यहाँ पर बढ़त हो सकती है या और किसे नुकसान हो सकता है। रिजल्ट तो 8 तारीख को आएंगे, 8 तारीख को 8 तारीख को रिजल्ट आ जाएंगे और शाम के सिर्फ अनुमान है, अनुमान है, और शाम के 7-8 बजे तक क्लियर हो जाएगा किसकी सरकार बन रही है हरियाणा में, सीएम कौन होगा, सबसे बड़ी बात ये होगी। और जैसा कि इस वीडियो में हमने आपको बताया कि अहीरवाल के इलाकों में किसका होल्ड ज्यादा दिखाई दे रहा है, यहाँ के क्या मुद्दे हैं, अगली वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि जो सेंट्रल हरियाणा है यहाँ पर किसका होल्ड ज्यादा रहता है, क्या जेजेपी और इनेलो में टफ फाइट देखी जाएगी या कांग्रेस अपना कुछ करेगी, वहां पर बीजेपी को कितनी सीटें मिलती हैं। तो अगली वीडियो में हम आपको इन सब चीजों के बारे में बताएंगे। तो हमें उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह मोटा मोटी तो समझ आ गया होगा, जो इलेक्शन को बहुत क्लोजली नहीं फॉलो करते हैं उनको भी समझ आ गया होगा कि हरियाणा में आखिरकार चल क्या रहा है और कहां पर कौन आगे पीछे है, और जो एक कहते हैं पॉलिटिकल कंडीशन जो है वहां पर क्या है जो मतदान को प्रभावित कर सकती है, वोटिंग को प्रभावित कर सकती है, लोगों के मतों को प्रभावित कर सकती है। अब इसके बाद हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए इंडिया टीवी देखते रहिए और 8 तारीख को मत भूलिएगा। 8 तारीख को हम स्टार्टिंग से सुबह से लाइव होंगे और बताएंगे चुनावी नतीजे आपके सामने लाइव, और हमारे साथ तमाम एक्सपर्ट्स भी जुड़ते रहेंगे।